हेलो बच्चों, मैं नवप्रीत कौर एसएमजी सैनिक स्कूल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हमने पहला टॉपिक पढ़ा था भाषा और व्याकरण। दूसरे टॉपिक में हमने पढ़ा भाषा और व्याकरण से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न। आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। जो वर्ण होते हैं उसको हम आगे बांट नहीं सकते, यानी कि उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने परिभाषा दे रखी है कि वर्ण यानी रचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। उदाहरण लेते हैं ए, आ, ई, क, ख, च, ट, प इत्यादि। आगे देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला यानी कि माला नाम से स्पष्ट है कि वर्णों के जो क्रमबद्ध समूह है उसको हम बोलते हैं वर्णमाला। परिभाषा दे रखी है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्णों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक होते हैं स्वर, दूसरे होते हैं व्यंजन। बच्चों, स्वरों की मात्रा होती है 11 और व्यंजन की मात्रा होती है 33। स्वर होते हैं टोटल 11 और व्यंजन कितने होते हैं? 33। स्वर की परिभाषा देखे हैं कि स्वर यानी कि जिसको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से यानी कि ये जो स्वर होते हैं ये किसी के माध्यम से किसी की सहायता से नहीं बोले जा सकते। स्वर हमने बताया कि स्वर टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, तो बच्चों स्वर के 2 भेद होते हैं। एक होते हैं ह्रस्व स्वर और दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं वो बोलने में कम समय लगाते हैं, और जो दीर्घ स्वर होते हैं वो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज्यादा समय में बोले जाते हैं। ह्रस्व स्वर चार होते हैं टोटल, अ, ई, उ, री। आप छोटे बच्चों की तरह नहीं बोलेंगे कि ए, आ, बड़ी, छोटी ई, बड़ी, ऐसे नहीं बोलना है। ए, आ, ई, बड़ी ई है तो ई थोड़ा सा समय लगाकर बोलेंगे। इस प्रकार हम पहले देखते हैं ह्रस्व स्वर की परिभाषा। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है और उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर टोटल कितने हैं बच्चों? 4 है, अ, ई, उ, री। दूसरा मैंने इसका भेद बताया था दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा यानी उनकी बजाय अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में अ से थोड़ा ज्यादा समय लगा तो ए बोलेंगे तो ये है ह्रस्व यानी थोड़ा कम समय लगेगा। आ बोलेंगे थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। दूसरा है ई, इसको बड़ी ई नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे ई, और छोटी ई बोलनी है तो ई। आगे है उ, ए, ऐ, ओ, औ। पहले मैंने बताया ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर टोटल कितने थे? 4, और दीर्घ स्वर टोटल कितने हो गए? 7। टोटल कितने हो गए यहाँ पे अपने? 11। यहाँ पे ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है, ए, ई, उ, री। बाकी जो बचे दीर्घ स्वर यानी कि आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ। पहले एक चीज देखते हैं, हम जब स्वर लिखते हैं यानी अपने एनआर वाली लाइन लिखते हैं तो ये होते हैं टोटल 13। ए, आ, ई, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और ये जो लास्ट वाले 2 है तो हम न तो स्वर कहते हैं, न ही इसको हम व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों इसको हम बोलेंगे ए योग वाह। ए योग वाह। ये पूर्ण रूप से न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर परिभाषा में बताया है कि इन 11 स्वरों के अतिरिक्त 2 वर्ण अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? किसी भी वर्ण के ऊपर ऐसे बिंदु लगा देते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। और विसर्ग
किसी भी वर्ण के आगे आगे तो बिंदी लगा दे तो इसको क्या बोलेंगे? विसर्ग। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह यानी कि ये न तो स्वर होते हैं पूरी तरह से और न ही ये पूरी तरह से व्यंजन होते हैं। व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। पहले मैंने आपको परिभाषा बताई, स्वर होते हैं स्वतंत्र रूप से बोलने वाले, दूसरे होते हैं व्यंजन। व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। परिभाषा हमने पढ़ी ली कि व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अब देखिए, जैसे मैंने व्यंजन बताया कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो मैंने लिखा क ये इसमें असम्मिलित है, इसलिए ये पूरा व्यंजन बना। अब इसको हम बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अभी मैंने बताया कि स्वर के बिना व्यंजन नहीं बोला जा सकता, तो इसलिए क में सम्मिलित है अ, तो क। च में अ जोड़ेंगे तो ये पूरा च बन जाएगा। अगर हमने स्वर निकाल दिया, अ निकाल दिया च में से, तो ये ऐसा बनेगा। नेक्स्ट है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या टोटल होती है 33। हिंदी में व्यंजन होते हैं 33 और स्वर कितने होते हैं? 11। तो बच्चों, इन 33 के अलावा दो और वर्ण होते हैं जिनको हम द्विगुण कहते हैं। द्विगुण व्यंजन, या हम इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ये कौन से हैं? एक तो ड़ और एक है ड़। अभी देखिए यहाँ पे परिभाषा, हिंदी में वर्णों की संख्या टोटल है 33। द्विगुण व्यंजन ड़ और ढ को जोड़ देने पर इनकी संख्या टोटल कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि जो ये हम क ख ग घ ढ लिखते हैं, इनका उच्चारण स्थल क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं क वाली लाइन। आप पहले बोल के प्रैक्टिस करिए, क ख ग घ ढ। कंठ से सीधे आपकी ध्वनि निकल रही है। अगर आपको याद भी ना है तो फिर आप बोल कर देख सकते हैं उन वर्णों को कि ये ध्वनि कहाँ से निकली। हम बोलेंगे क ख ग घ ढ, तो सीधे हम हमारे कंठ से ध्वनि निकल रही है, तो ये कौन से व्यंजन हो गए? कंठ्य व्यंजन, क ख ग घ ढ। दूसरी देखते हैं लाइन, बोलते च छ ज झ ञ। इसके बाद में हम हमारी जो जीवा है वो तालु के स्पर्श हो रही है, तो ये कौन से व्यंजन हो गए? तालव्य, च छ ज झ ञ। उसके बाद में ट वाली लाइन, ट ठ ड ढ ण। हमारी जीवा तालु के बीच में लग रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? मूर्धन्य यानी मूर्धा, ट ठ ड ढ ण। उसके बाद में हमारी लाइन आती है त वाली। त वाली लाइन बोल के देखेंगे, त थ द ध न। हमारी जीवा दांतों पे सीधी स्पर्श हो रही है, इसको बोलेंगे दंत्य, त थ द ध न। लास्ट वाली लाइन रहती है प वाली। प वाली लाइन बोल के देखेंगे, प फ ब भ म। हमारे होठ आपस में चिपक रहे हैं, इसको इसलिए इसको ओष्ठ यानी होंठ वाले व्यंजन बोलेंगे, प फ ब भ म। तो बच्चों, इस प्रकार ये जो व्यंजन होते हैं, इन सभी व्यंजनों को हम क्या बोलेंगे? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन। इनको गिन के देखिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। टोटल कितने हो गए? 25। तो ये टोटल कौन से व्यंजन हो गए? 25 स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी यानी हमारी जीवा यहाँ हमारे यहाँ तो स्पर्श होते हैं, यानी कहीं ना कहीं जीवा स्पर्श होते हैं, या आवाज निकल रही है, या फिर दांतों की जीवा लग रही है, या फिर हमारे होठ कहीं ना कहीं भिड़ रहे हैं। इस तरीके से इनको स्पर्शी व्यंजन यानी कोई ना कोई चीज आपकी स्पर्श हो रही है। उसके बाद में ये जो तालिका दी गई है उसमें हमने ये पढ़ ही लिया कि इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त है ना, एक लाइन हमारी छूट जाती है, य र ल व, य र ल व।
अब जो ये य र ल व ह, य र ल व, इनको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इन चारों को हम बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन। य बोलते हैं तो हमारी जीवा तालु के स्पर्श होती है, ल बोलेंगे तो मसूड़े के, और व बोलते हैं तो दांत के, और दांत और होस्ट के, इसलिए व को बोलते हैं दंतोष्ठ। दंतोष्ठ है, यानी कि इसमें दांत और होंठ दोनों का कार्य हो रहा है, तो वह जो व्यंजन है उसे बोलेंगे दंतोष्ठ। श, फिर ह श, फिर स, इसके बाद में ह। ये जो श ह, इसको बोलते हैं तो तालु के जीवा स्पर्श होती है, इसको बोलने पर मूर्धा, इसको बोलने पर दंत, और ये लास्ट में बच गया कंठ वाला। इसको श श स हो ऐसे न बोलकर हम बोलेंगे तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स और ह। ठीक है, उसके बाद में एक लाइन रह जाती है हमारी क्ष, त्रय और ज्ञ। क्ष, त्रय, ज्ञ, ये चार होते हैं ना, ये टोटल संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? टोटल होते हैं 4। पहला होता है क्ष। क्ष, क्ष में कौन सा सम्मिलित है? क और श, क और श। दूसरा है त्र, त्र बोलेंगे तो त और र, त आधा है और र पूरा है। इसके बाद में ज्ञ, हम बोलते हैं ज्ञ, असल में इसको बोलते हैं ज, ये ज्ञ नहीं होता है, ये ज होता है, इसलिए इसमें ज और य की ध्वनि आती है। लास्ट है श्र, श और र। अब हम एक नया पेज ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा वर्ण। वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। उसके बाद में वर्णों को हमने 2 भागों में बांटा, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर टोटल है 11, व्यंजन टोटल है 33। ठीक है, उसके बाद में उससे पहले हमने वर्णमाला भी पढ़ी, उसमें टोटल 52 हो गए। ठीक है, अब व्यंजन भी हमने 2 देखे, ह्रस्व और दीर्घ। व्यंजन में स्पर्शी हो गए, अंतस्थ हो गए, ऊष्म हो गए, ऊष्म हो गए। ऊष्म में हमने जो श, श, स, ह पढ़े वो आते हैं। तो बच्चों, आज हमने वर्ण और वर्णमाला के बारे में जाना। आज की क्लास आपको कैसी लगी? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।